हेलो दोस्तों, हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल के व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं कौशल अली सैयद। आज के एपिसोड व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में बात होगी गुजरात मजदूर पंचायत के लड़ाकू सैनिक और वरिष्ठ सोशलिस्ट नेता जयंती पंचाल से। मजदूर यूनियन और मजदूर कानून को लेकर चर्चा करेंगे। जयंती पंचाल अपने लंबे करियर में मजदूर और सोशलिस्ट नेता के तौर पर काम करते रहे हैं और आज भी इस उम्र की ढलान में भी मजदूरों के सवाल को लेकर काम कर रहे हैं और सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अपनी जवानी के दौर में गुजरात के बड़े मजदूर नेता पी चिदम्बरम के साथ मिलकर उन्होंने गुजरात मजदूर पंचायत की नींव रखी। मजदूरों के अधिकार की लड़ाई में कई बार जेल गए, पुलिस की लाठियां खाई, जॉर्ज फर्नांडिस के आंदोलन में भी हिस्सा लिया। गुजरात जैसे कैपिटलिस्ट स्टेट में बरसों से सोशलिस्ट पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े रहे। वह मजदूर पंचायत के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं। जयंती पंचाल जी, आपका हमारी आवाज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पिछले साल आए कोरोना महामारी में और उसके बाद लॉकडाउन से मजदूरों पर क्या असर पड़ा और क्या समस्या आ रही है? आज ये देश के अंदर ऐसे भी मेहनतकश मजदूर, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करता हो, चाहे छोटी मोटी फैक्ट्री में काम करता हो, हम जब मजदूर की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से हर आदमी, चाहे मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे मेहनत करने वाला ये देश के अंदर मजदूर ही है। और इसी हिसाब से ये देश के अंदर मजदूरों की समस्या आज जिस परिस्थिति में आई है, इतनी ही परिस्थिति के अंदर पिछले साल से, जब से कोरोना का महामारी चालू हुआ, तो ये देश के अंदर जितने ज़्यादा अगर किसी को कोई नुकसान और असर हुआ है तो मजदूर वर्ग को बहुत ही काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं एक ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारी है, जो पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी है, चाहे वो बैंक के हो, रेलवे के हो, LIC के हो, उन लोगों को तो इस कोरोना की वजह से इनकी तनख्वाह इनकी गंवाना नहीं पड़ा है। एक बात ज़रूर बोलूँगा, सरकार ने इनका DA बंद किया है, लेकिन फिर भी चाहे वो ऑफिस में जावे, काम करे न करे, लेकिन इनको तनख्वाह मिली है। लेकिन वो कितना हिस्सा है? ये देश का 2% हिसाब से भी वो मजदूर नहीं है। काफ़ी मजदूर छोटे मोटे कारखानों में काम करते हैं, बांधकाम क्षेत्र में के लोग काम करते हैं, रिक्शा वाले हैं, फेरी वाले हैं, खेत मजदूर में काम करने वाले मजदूर हैं। ऐसे मजदूरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। पिछले साल ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने 4 घंटे की मोहलत में लॉकडाउन कर दिया। इसकी वजह से जो परेशानी हुई, ये जो रोज़ काम करके रोज़ अपना गुजरान चलाने वालों का दिन बहुत ही ख़राब हो गया। लोग काम धंधा बंद हो गया, इनकी आमदनी बंद हो गई। किराए के मकान में वो लोग रहते थे, इनको न खाने का मिला, न इनका कोई ठिकाना नहीं। हम सब लोगों ने देखा कि जो प्रवासी मजदूर है, एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में से जो लोग यहाँ पर काम करने आए, या बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से लोग बम्बई, मद्रास, दिल्ली में आए। पिछले साल जो हालत देखा था, ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं। मेरे हिसाब से सरकार की बेवकूफ़ी की वजह से ये लोग एक तरफ रोगचाला कोरोना की वजह से मर रहे थे, दूसरी तरफ
ऐसे रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले मजदूरों की हालत बहुत बुरी हो गई। लोग 500 हज़ार हज़ार किलोमीटर पैदल जाके रास्ते में एक्सीडेंट से, रेलवे के अंदर अकस्मात हुआ, हमने सुना, आंकड़ा है हजारों की संख्या में मजदूर भूख से और रोड के ऊपर एक्सीडेंट से मर गए अपने गांव जाने के लिए। क्यों? जहां वो रहते थे वहाँ किराया का मकान था, न रहने का ठिकाना। 1 महीना पूरा हो जावे तो मकान मालिक किराया मांगे, राशन नहीं मिले। और उस समय पे ये मोदी जी की सरकार ने को जिस तरह से इनको मदद करना चाहिए वो मदद नहीं किया और इनकी हालत ख़राब हो गई। लोग अपने अपने गांव चले गए। उद्योग धंधा जो छोटे मोटे कारखाने थे वो भी 1.5, 2, 2.5, 3 महीने तक सतत बंद रहे। उसकी वजह से एक मामला तो ऐसा था, सरकार ने उस समय पे घोषित किया कि फैक्ट्रियों में जो मजदूर काम करते हैं इनको तनख्वाह मिलेगी। लेकिन कुछ मालिक लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सरकार ने भी इसका समर्थन किया, और जो मजदूरों को लॉकडाउन की वजह से इनका कामकाज बंद हुआ था इनको कोई तनख्वाह नहीं मिली। और आजकल हम अखबार टीवी में देखते हैं, अर्थशास्त्रियों को कहना है कि जो लोग मिडिल क्लास में थे, लोअर मिडिल क्लास में थे, वो अब गरीबी की रेखा नीचे आ गए। ये साल 2021 में भी मार्च के बाद जो कोरोना की लहर चली, और इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को ये देश के अंदर मार पड़ी है तो ये असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन बांधकाम क्षेत्र में काम करने वाला मजदूर हो, चाहे अपना ठेला लगाकर फेरी वाला हो, ये सबका काम धंधा बंद हो गया। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है इनको, न किसी तरह का। ये देश के अंदर ऐसे जो मेहनतकश लोग हैं इनके लिए सोशल सिक्योरिटी का भी कोई प्रावधान नहीं है। मुझे खास कहना है कि जहाँ पर बड़े उद्योग में लोग काम करते थे, सरकारी जगह पर काम करते थे, इनको तो ठीक है कुछ काट कूट के भी पगार मिली, मगर जो लोग अपना खुद, जिनका कोई ऑटो रिक्शा वाला अब लॉकडाउन की वजह से बंद है, उसका धंधा नहीं चलता है, छोटे मोटे व्यापारी, इनकी दुकानों में काम करने वाले मजदूर, ये तमाम लोगों की हालत इस लॉकडाउन की वजह से, ऐसा मैं तो महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में, हमारे गुजरात में, अहमदाबाद में मज़दूरों को बहुत झटका लगा है। जो लोग बड़ी फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, वो लोगों ने तो बरसों पहले संगठित होकर अपना कुछ हक हिस्सा पाया है, तो इनकी हालत तो ठीक है। लेकिन जो मजदूर कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में काम करते हैं, जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करते हैं, जैसे ठेले वाला, इनका कोई मालिक ही नहीं है, इनका मालिक सरकार है। बांधकाम में काम करने वाला मजदूर, इसका कोई मालिक परमानेंट एक रहता, कुछ दिन यहाँ काम किया, कुछ दिन यहाँ काम किया। तो इन लोगों की हालत दिन प्रतिदिन पहले भी खराब थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से इनकी हालत और बिगड़ गई। जयंती पंचाल जी, अर्थव्यवस्था, धंधा रोजगार बंद होने के बावजूद क्या वजह है कि मूडीवादी उद्योगपतियों की कमाई बढ़ रही है? पूरी अर्थव्यवस्था पर क्या इसकी असर पड़ने वाली है? आज यह हालत हो गई है कि सरकार की तरफ से ये देश के अंदर बोलते हैं जीडीपी -7.3 हो गया, होने ही वाला है। क्यों? कि जब करोड़ों लोगों के हाथ में कुछ बाजार में से खरीदने का पैसा भी नहीं है, वो खरीदेंगे नहीं तो उद्योग नहीं चलने वाला है। सरकार भी इतनी गलत है कि इस देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों को,
ये कोरोना की बीमारी के ये 1.5 साल आज होने आया, बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने की आमदनी बढ़ी है सट्टा से, और सामान्य आदमी का पेट का गुजारा गरीबी बढ़ी है। आज अदानी, अंबानी, टाटा या देसी विदेशी जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने थे, हम महसूस करते हैं, कुछ दिमाग में नहीं आता है। जब इनका उद्योग बंद है, उद्योग नहीं चल रहा है, कोई खरीदारी नहीं हो रही है, तो इनकी आमदनी कैसे बढ़ेगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे आपदा में से अवसर, तो मेरे हिसाब से ये जो कोरोना की आपदा आई उसको अवसर बनाकर ये देश के पूंजीपतियों ने ये देश के संसाधनों को, जल, जमीन, जंगल, इसको लूटने का काम किया, सट्टाखोरी किया, और इनकी आमदनी बहुत बढ़ गई। जब मेहनत कश लोग, मजदूर लोग, ये देश की सामान्य जनता, उसकी आमदनी कम हो गई। अभी आज ही मैंने अखबार में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का रिपोर्ट है कि ये देश के अंदर ये आज़ादी के बाद 70 साल में जितनी बेरोजगारी नहीं थी उतनी बेरोजगारी बढ़ी है। लोग गरीबी की रेखा से नीचे चले गए हैं। आज़ादी के बाद नेहरू जी की सरकार ने मिश्र अर्थतंत्र, जैसे बड़े उद्योग सरकार के पास, छोटे और मझले उद्योग खानगी उद्योगपतियों के हाथ में, और छोटे धंधे छोटे लोगों के हाथ में, इस तरह से देश का व्यवहार चलता था। लेकिन ये हमारी सरकार ने डंकल करार, गैट करार करके नई आर्थिक नीति 1991 में लागू करने के बाद ये देश के अंदर एक बड़ा हुआ चला और कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को लूटने की चोट मिली। कांग्रेस ने तो 1991 से लेके ये 2014 तक चलाया, लेकिन 2014 में भाजपा की और नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद जिस तरह से 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए अदानी, अंबानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों ने ठेका लिया था, वो लोगों ने देश में पैसा खर्च करके नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताया, और जैसे ही नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद मजदूरों के ऊपर हमला हुआ और पूंजीपतियों को फायदा हुआ। देश के अंदर कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों की आय बढ़ती है, मेहनत कर मजदूर करने वाले मजदूर, सामान्य जनता की हालत खराब होती है। जयंती पंचाल जी, देश में मजदूर कानून है तो क्या उससे मजदूरों को हक नहीं दिलाया जा सकता? अभी मजदूर कानून असरदार नहीं रहा क्या? नई मजदूर अदालत की जो पॉलिसी है वो कब से लागू हो रही है? ये देश के अंदर सिर्फ 5% मेहनत कश मजदूर संगठित है। जो संगठित है, इन्होंने तो यूनियनों की, ट्रेड यूनियन की वजह से जागृति आई। मैं यहाँ पर एक बात और बड़े ज़ोर से और दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि 2020 में कोरोना के आने के बाद ये देश के 3-4% मजदूर, औद्योगिक मजदूर ऐसे थे जिनके लिए कुछ कानून बने हुए हैं, मजदूर कानून बने हुए हैं। 44 मजदूर कानून थे, इससे मजदूर का कोई भला नहीं हुआ। ठीक है, वो लड़ सकता था, थोड़ा कुछ इसको बेनिफिट मिलता था, लेकिन जैसे ही कोरोना का लागू हुआ, ये भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 44 मजदूर कानूनों को रद्द खत्म कर दिया और 4 लेबर कोड बनाया। अब ये जो 4 लेबर कोड बनाया, इसकी मांग कभी मजदूरों ने नहीं करी थी, कभी नहीं करी थी। और ये 4 लेबर कोड के अंदर मजदूरों को नुकसान करने का मजदूर विरोधी कोड बनाया। 44 मजदूर कानूनों को ख़त्म कर दिया। पहले
जहाँ पर पावर से जो उद्योग चलता था वहाँ 10 लोग काम करते थे तो फैक्ट्री एक्ट लगता था। अब इसकी मर्यादा बढ़ा के 20 कर दिया। पहले जहाँ पावर से काम नहीं करते थे लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता था, 20 मजदूर काम करते थे तो फैक्ट्री एक्ट लगता था। अब उसकी संख्या बढ़ाकर 40 कर दिया। उसकी वजह से कई ये देश के अंदर कोई बड़े बड़े उद्योग तो है नहीं, छोटे उद्योग है, इन तमाम को फैक्ट्री एक्ट से नाबूद कर दिया। बड़ी बात तो ये है कि पहले मजदूर 240 दिन काम करे, 1 साल काम करे, वो फैक्ट्री का परमानेंट कायमी मजदूर होता था। ये सरकार ने फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया कि मालिक इसको 10 महीने के लिए रख सकता है, 6 महीने के लिए रख सकता है, 2 महीने के लिए रख सकता है, फिर इसको निकाल देगा। अप्रेंटिस तालीम देने के काम में अप्रेंटिस कानून में भी ऐसा फेरफार कर दिया कि मजदूरों को लंबे टाइम तक मालिक लोग लघुत्तम वेतन भी नहीं देना पड़े, कम पैसे में अप्रेंटिस में काम कराते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 44 मजदूर कानून थे जिसकी वजह से मजदूरों को कुछ सुविधा मिलती थी, वो भी कोई पूरे देश को मजदूरों को नहीं मिलती थी, कुछ उद्योगों के 2-5% उद्योगों के मजदूरों को उसकी छूट मिलती थी। वो भी एक कोरोना के अंदर लोग लड़ नहीं सकते हैं, रास्ते में आके सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं, उसका मौके का फ़ायदा उठा के 44 मजदूर कानूनों को ख़त्म करके मजदूर विरोधी और कॉरपोरेट और मालिकों की तरफदारी करने वाले 4 लेबर कोड हमारे देश की संसद में मंजूर हो गया। वो भी किस तरह से मंजूर किया, जब पार्लियामेंट के अंदर विरोध पक्ष किसान बिल का विरोध करके वॉकआउट किया था, अलोकतांत्रिक तरीके से ये कानून को ख़त्म कर दिया, 4 लेबर कोड हो गया। उसका अभी लागू करने का नोटिफिकेशन सरकार ने लगा दिया है, उसके रूल्स बना दिए। मैं समझता हूँ 2022 तक ये 4 लेबर कोड का अमल चालू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कोरोना के अंदर मजदूरों को सरकार की तरफ से तो कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन जो इनके अधिकार मजदूरों ने लड़के हासिल किया था, इसको भी ये देश की केंद्र सरकार और जो राज्य में भाजपा की सरकार है वहाँ पर मजदूरों का खात्मा बोल दिया। कभी भी इसका कहने का मतलब ये है कि इसकी सामाजिक सलामती ख़त्म कर दी। इसको जो हायर एंड फायर, जब मालिक की मर्जी होए तो इसको निकाल देगा, मालिक की मर्जी होगी तो उसको रखेगा। और मजदूर भी परेशान है। क्यों? हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। रोजगार नहीं है तो मजदूर की इसी हालत में इसको पढ़ना पड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब कोरोना में सरकार की तरफ से बड़े बड़े पूंजीपतियों को लूटने की छूट दिया। इनको आप देखो, अभी अखबारों में बहुत चलता है, ये विजय माल्या, ये नीरव मोदी, ये मेहुल चोकसी, सांडे सराफ ब्रदर, देश की पब्लिक सेक्टर की बैंक की अरबों रुपया लोन लिया, विदेशों में ट्रांसफ़र कर दिया और ये देश छोड़ के भी भाग गए। तो इस कहने का मतलब मजदूरों ने एक कोरोना में बहुत परेशानी उठाई, बहुत खराब हो गए, इनका अधिकार भी सरकार ने छीन लिया। जयंती पंचाल जी, मजदूर यूनियन की अभी क्या हालात हैं, मजदूर आंदोलन और मजदूर यूनियन की क्या भूमिका रही है? ऐसे हालत में मजदूर आंदोलन के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं और मजदूर आंदोलन में नवयुवानों को क्यों रुचि नहीं है, क्यों जुड़ नहीं रहे हैं, आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं? मजदूर यूनियन क्या संगठित नहीं हो सकता? मजदूर यूनियन भी कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? और कुछ मजदूर यूनियन तो कॉज छोड़कर धंधा बना लिया है यूनियन को, और ऐसी परिस्थिति को कैसे बदला जा सकता है? इसके समाधान क्या हो सकते हैं?
मैं इतना कहूँगा, मजदूर आंदोलन की बात, ट्रेड यूनियन की आंदोलन की बात करना बहुत ज़रूरी है। आज़ादी का आंदोलन जब चलता था तब हमारे देश के आज़ादी के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे लाला लाजपत राय थे, बाल गंगाधर तिलक थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी महात्मा गांधी थे, सोशलिस्ट लोग थे, साम्यवादी लोग थे। वो लोगों ने ये देश के मजदूरों और किसानों को संगठित करके आज़ादी की लड़त में जोड़ने का काम किया। इसकी वजह से आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद कुछ मजदूरों को कानून के रूप में कुछ सुविधा मिली थी, वो भी मजदूरों ने लड़के हासिल किया था। लेकिन हमारे आज़ादी के आंदोलन में भी मजदूर आंदोलन का बड़ा हिस्सा हुआ था। उसके बाद ये 70 साल में आज़ादी के बाद धीरे धीरे 1980 से ही मैं तो कहूँगा कि हमारे देश की सरकार ने सोचा कि अमेरिका ब्रिटेन जैसा हिंदुस्तान में करना है। 1991 में नरसिंह राव जी नई आर्थिक नीति उदारीकरण लाए। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन की बात में भी में सवाल ये आता है, कोई सोचेगा कि आज मजदूरों की यह हालत है तो ट्रेड यूनियन क्या करता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, आज़ादी के आंदोलन में ट्रेड यूनियन की बड़ी भूमिका, मजदूर आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। लोग, बड़े बड़े नेता, राजकीय पार्टी के बड़े बड़े नेता भी मजदूर आंदोलन के समर्थन में रास्तों पर आए और मजदूरों ने लड़के कुछ हासिल किया। लेकिन नई आर्थिक नीति, नव उदारवाद के आने के बाद ये देश की सरकार और पूंजीपतियों ने मिलकर मजदूरों के ऊपर हमला करना शुरू किया। मैंने जैसे पहले भी बताया, ये बात छुपी नहीं है। असंगठित क्षेत्र में ये देश के 95% मजदूर काम करते हैं। लेकिन हमारे मजदूर आंदोलन की भी एक कमजोरी रही कि ये 90% मजदूरों को संगठित न कर पाए। और जिन मजदूरों को बड़े बड़े उद्योगों में, बैंकों में, LIC में लड़के कुछ हासिल किया, वो भी आज सुविधावादी बन गए। सरकार पब्लिक सेक्टर को ख़त्म कर रही है, वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ ये सरकार की जू भी रंगती नहीं है, इसकी कोई असर नहीं है। मेरा कहने का मतलब, मजदूर आंदोलन में ये बड़ा समस्या आज सवाल है। मेरे हिसाब से ये देश के अंदर 3 प्रकार के मजदूर हैं। एक मजदूर जो लोग संगठित है, बैंक, LIC, रेलवे, पब्लिक सेक्टर, सरकारी कर्मचारी, वो लोग लड़के भी कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज इन लोगों की थोड़ी कुछ स्थिति बनी हुई है, लेकिन ये सरकार पब्लिक सेक्टर को भी खानगी कर रही है। रेलवे का खानगीकरण हो रहा है, बैंकों का खानगीकरण हो रहा है, ONGC मुनाफा कमाने वाली भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान IP पेट्रोलियम, तमाम का खानगीकरण करके इन लोगों को भी हालत करने वाली। ये देश में लोगों के पास परमानेंट नौकरी बचने वाली नहीं है, ऐसी हालत ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर दिया है। मजदूर आंदोलन के सामने भी मैं समझता हूँ कि आज जो आज़ादी के आंदोलन मजदूर आंदोलन था, अभी नए सर से हम लोगों को भी इसके ऊपर सोचने की जरूरत है। जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनको संगठित करके जब तक मजदूर के अंदर ये जागृति नहीं लाया जाएगा कि ये सरकार पूंजीवादी है और ऐसी सरकारों को बदलने का राजकीय सोच, एक ज़रूर बात है कि आज कुछ ट्रेड यूनियन राजनीति के साथ भी जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट भी है। आज जो हालत बनी है, इसके अंदर मैं समझता हूँ मजदूर आंदोलन को जिस तरह से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को
संगठित करके इनकी बड़ी लड़ाई, एक तो बड़ी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। मजदूरों को संगठित करना और उसके अंदर राजनीतिक चेतना लाना, ये काम मजदूर आंदोलन के सामने चले। आज मैं समझता हूँ मजदूर आंदोलन के सामने बहुत बड़ी चैलेंज है, और ये चैलेंज में इसका सही सॉल्यूशन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करना और इनके सवाल को लेकर लड़ाई करके सरकार के ऊपर और समाज के ऊपर दबाव बनाकर इनकी ताकत को खड़ा करना। यही दूसरी बात, मजदूर संगठनों ने आज तक अपनी मांगों की लड़ाई की, लेकिन मेरे हिसाब से सामाजिक बदलाव में वो लोग कभी आगे आए नहीं। तो सामाजिक बदलाव में भी मजदूर आंदोलन को इसका सॉल्यूशन एक ही है, असंगठित क्षेत्र के लोगों को संगठित करना और सामाजिक बदलाव में ट्रेड यूनियन को अपना योगदान देना पड़ेगा, तभी फिर से मजदूर आंदोलन खड़ा होगा। मुझे भरोसा है कि अगर ये लोग जितना आज अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो लंबे टाइम से नहीं करने वाले। वो लोग संगठित होंगे, असंगठित क्षेत्र के लोग संगठित होंगे और सिर्फ अपनी मांगों को छोड़ के व्यवस्था बदलने का, सामाजिक व्यवस्था बदलने का काम ट्रेड यूनियनों को करना पड़ेगा, तभी जाकर उसमें से मजदूर आंदोलन भी जिंदा रहेगा और मजदूरों को भी कोई राहत मिलेगी। एक ज़माना था कि देश के नवयुवान, देश के राजनीति में काम करने वाला मजदूर आंदोलन में काम करना एक नया एक जुस्सा था। लोगों को लगता था कि मजदूर आंदोलन में काम करना, ये देश के अंदर बड़े बड़े मजदूर नेता हो गए, जैसे डांगे, जॉर्ज फर्नांडिस, शंकर गुआन योगी, कई ऐसे नामी अनामी लोग हैं जिन्होंने मजदूर आंदोलन के साथ साथ देश की राजनीति में भी परिवर्तन किए। लोग स्कूल कॉलेज में से पढ़ के सीधा मजदूर आंदोलन में जुड़ते थे। आज पिछले 2 दशक से मैं देख रहा हूँ कि युवा पढ़े लिखे लोग मजदूर आंदोलन में आ नहीं रहे। इसकी वजह ये जो मायूसी फैलाई है उसके अंदर मजदूर आंदोलन पड़ा होगा। तो मेरे हिसाब से मजदूर आंदोलन को मजबूत करने के लिए हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़े लिखे नवयुवान लोगों को भी इसमें आना पड़ेगा। हो सकता है 2 पहलू है मजदूर आंदोलन का, ट्रेड यूनियनों का। एक पहलू इतना अच्छा भी है, हो सकता है उनमें कुछ कमियां भी हो, और उस कमियों को दूर करने के लिए नवयुवान लोगों को भी जोड़ना। और मैं समझता हूँ ये हम लोग हमारे साथियों के साथ जब बैठते हैं तो हम लोगों ने भी सोचा कि नवयुवानों को भी मजदूर आंदोलन के साथ जोड़ना चाहिए और उनको लेके ये बात को आगे ले जाना पड़ेगा। यही एक विकल्प है। क्यों कि देश और दुनिया का विकास मेहनत कश और मजदूर के बिना होने वाला नहीं, वो अनिवार्य है। जब हमको मजदूर आंदोलन को मजबूत करने की बात करना है तो हमको कॉलेज है, नवयुवान लोग हैं, इनको भी ट्रेड यूनियन के साथियों को, इनको मजदूर आंदोलन में आने के लिए आकर्षित करना पड़ेगा और इनका सहयोग लेके इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। आज देश के अंदर पूंजी का महत्व बढ़ गया है, श्रम का महत्व कम हो गया है। हालांकि श्रम का महत्व अलग होना चाहिए, लेकिन फिर भी श्रम का महत्व नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये देश के अंदर श्रम के महत्व को प्राधान्य देना, ये देश की व्यवस्था को तोड़ने का काम करने के लिए मजदूरों को और मजदूर आंदोलन को आगे आना पड़ेगा। और मुझे ज़रूर भरोसा है आज की हालत में जिस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है, मजदूर ज़रूर संगठित होगा, नई ट्रेड यूनियन परिस्थिति में बदलाव आएगा और लड़ाई होगी और मजदूर आंदोलन मजबूत होगा। अभी ये मजदूर आंदोलन की जो स्थिति है, 90% लोग 90%, 95% लोग असंगठित है। कोई भी सवाल करेगा
कि मजदूर को यूनियन से आकर्षित नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर ये जो बेरोजगारी का मसला है वो बहुत ही इसमें मायना रखता है। बेरोजगारी की वजह से लोग संगठित नहीं हो पाते हैं। कम पैसे में, कम मजदूरों में काम करना पड़ता है। कोई 10 रुपये में काम करता है तो दूसरा बेरोजगार 9 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा बेरोजगार 8 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी बात कि जब आज टेक्नोलॉजी का विकास तो होना ही है, टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन आज ऑटोमाइजेशन और टेक्नोलॉजी ने मजदूर की ताकत को तोड़ दिया है। आउटसोर्सिंग, टेक्नोलॉजी, इसका भी मजदूर आंदोलन के ऊपर बड़ा असर पड़ा है। और सरकार की पॉलिसी की वजह से, बेरोजगारी की वजह से मजदूर परेशान है और वो संगठित नहीं हो रहा है। दूसरा साथ साथ सवाल कि एक सवाल ये भी आता है कि मजदूर भी आलसी हो गया है। कोर्ट कचहरी फरियाद के ऊपर आधार हो गया है। अब कोर्टों में लेबर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का मजदूर नहीं लड़ सकता है। और मजदूर आंदोलन कमज़ोर होने की वजह से अदालतों ने भी सामाजिक न्याय भूल गए। जो पहले वही केस का मजदूर की फेवर में चुकादा आता था, आज मजदूर के अगेंस्ट में चुकादा आ रहा है। तो मजदूर काफ़ी परेशान है, हताश है। इस हताशा को तोड़ने के लिए इस आंदोलन को मजबूत करना पड़ेगा। मजदूर ट्रेड यूनियन के साथियों में भी भागी, चलो वकालत करो, खानगी प्रैक्टिस करो, इसको कुछ ऐसे नज़रिए से देखे कि इस तरह से कुछ लोगों ने उसको धंधा बनाने का भी काम चालू किया। इसकी वजह से मजदूरों में परेशानी है। तो मेरे हिसाब से इसको मजदूर आंदोलन को कोर्ट कचहरी को छोड़कर आंदोलन के ज़मीन के रास्ते ऊपर लाके राजनीतिक जागृति खड़ा करके यह आंदोलन को हमको मजबूत करना है। इसका भविष्य भले आज खरीब परिस्थिति देख रही है, लेकिन ये देश में मजदूर आंदोलन मजबूत होगा, सशक्त होगा, लड़ाकू होगा और फिर चाहे कोई भी सरकार हो, इसको मजदूरों की बात सुननी पड़ेगी। ये बात तो बताइए, आज़ादी के आंदोलन की जो बात थी, तो देश के अंदर इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई सोशलिस्ट साम्यवादी कांग्रेस, सभी लोगों के दिल में देश में परिवर्तन लाने की भावना थी। आज आज़ादी के बाद राजनीतिक गिरावट जो आई है, आज राजनीतिक पार्टियों का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, कुछ लेफ्ट, कुछ प्रगतिशील, कुछ समाजवादी लोगों को छोड़कर बाकी के लोग आज राजनीति में मनी पावर और मसल पावर से देश की शासन के ऊपर कब्जा करके वो लोग जिस तरह से कब्जा कर लिया है, राजनीति को भी धंधा बना दिया है। और उसकी वजह हमारे मजदूर आंदोलन में भी जिस तरह से राजनीति को धंधा बना दिया है, सत्ता में आना, सत्ता में बना रहना, व्यवस्था परिवर्तन की कोई बात नहीं है, उसकी असर तमाम संगठनों के ऊपर पड़ी है। वही असर मजदूर संगठन के ऊपर भी आया है कि इसको धंधा बना दिया राजनीति को। परिवर्तन की राजनीति किए बिना, परिवर्तनशील की राजनीति किए बिना ये देश में बदलाव आने वाला नहीं है। और मेरे जो एक सवाल ये होता है कि जितना सुनहरा आज़ादी के आंदोलन में जो समय था और आज जो बदतर स्थिति राजनीति की, मजदूर आंदोलन की और आंदोलनों की जो हालत हुई है, जिस तरह से देश के लोग, नौजुवान लोग, मजदूर लोग, किसान लोग समस्याओं से परेशान हुए, इनका लड़त जिस तरह से अंग्रेज़ों के सामने लोगों ने लड़के अंग्रेज़ों को भगाया था, तो ये व्यवस्था परिवर्तन के अंदर भी समय का चक्र चलता ही रहता है। और ज़रूर आने वाले वर्षों में ज़रूर परिवर्तन होगी, मूवमेंट, आंदोलन मजबूत होंगे, क्योंकि लोगों के ऊपर अन्याय, अत्याचार होंगे तो लोग सहन करने वाले नहीं हैं।
और मैं इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो इतिहास दुनिया का है वो दिखाता है कि अन्याय, अत्याचार और जुल्म बढ़ेगा तो उसके खिलाफ लोग संगठित होंगे, और इसके लिए पब्लिक, लोक चळवळ, ट्रेड यूनियन मूवमेंट, किसान आंदोलन, लोगों के आंदोलन मजबूत होंगे और देश की राजनीति में इसका बहुत असर होगा और ज़रूर परिवर्तन हो सकता है और लंबा टाइम जाए, लेकिन परिवर्तन जरूर आएंगे, आंदोलन मजबूत होगा, क्योंकि दुनिया को बदलने का काम आंदोलनों ने किया है, जन आंदोलनों ने किया है, लोगों ने किया है। वो होने ही वाला है, आज नहीं तो 5 साल के बाद, 5 साल के बाद नहीं तो 10 साल के बाद भी, लेकिन भविष्य जरूर अच्छा है। धन्यवाद। ये थे जयंती पंचाल, 65 साल की उम्र में भी युवाओं जैसा जोश रखने वाले मजदूरों के नेता। व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में यहाँ तक ही अगले एपिसोड में नए मुद्दों को लेकर कोई और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आपका ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। आपके फीडबैक का हमको हरदम इंतज़ार रहता है, क्योंकि हम बेहतर से बेहतर मुद्दों को लाकर वीडियो आपके लिए बना सकें। दोस्तों, अगर आपने हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।